नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक ऐसा तूफान आए जो सिर्फ मौसम का ना हो बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का हो। एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक समय के लिए उसके घुटनों पर ला दिया था। आज हम कहानी बताएंगे 1975 के आपातकाल की। आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने मिलकर इस बड़े संकट को जन्म दिया। जरा सोचिए, 26 जून 1975 की सुबह देश जब सोकर उठा तो उसका लोकतंत्र ही बदल चुका था। जब लोगों ने अखबार उठाया तो पहले पन्ने पर जहां संपादकीय छपता है वहां एक खाली जगह थी। ये सिर्फ खाली जगह नहीं थी, बल्कि तानाशाही के खिलाफ एक खामोश चीख थी। ये इस बात का ऐलान था कि प्रेस की आज़ादी पर ताला लग चुका है। सवाल यह है कि सिर्फ एक रात में ऐसा क्या हो गया? ये नौबत आई कैसे? देखिए, इमरजेंसी का ऐलान कोई एक दिन में नहीं हो गया। इसकी जड़ें कई साल पहले से धीरे धीरे जम रही थीं। आर्थिक बदहाली, राजनीतिक टकराव और समाज में बेचैनी, ये सब मिलकर एक ऐसा प्रेशर कुकर बना रहे थे जो बस फटने ही वाला था। तो चलिए इस संकट की पृष्ठभूमि से ही शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर एक जबरदस्त जीत हासिल की थी और उसके बाद इंदिरा गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थीं, वो एक तरह से दुर्गा का अवतार बन चुकी थीं। चुनाव में तो उन्होंने विपक्ष का लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। और माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि उसी दौर में एक नारा गूंजा, इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि कैसे पूरी पार्टी और यहाँ तक कि पूरा देश एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा था। और देखिए, लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा का ये एक खतरनाक मोड़ होता है। लेकिन एक तरफ जहां सत्ता का सूरज चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश की जमीन पर दरारें पड़ रही थीं। सरकार ने गरीबी हटाओ का एक बहुत बड़ा वादा किया था, पर हकीकत ये थी कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी थी। और यहीं से वो असंतोष पनपना शुरू हुआ, जो आगे चलकर एक बड़ा तूफान बनने वाला था। तो हुआ ये कि 1971 की उस बड़ी जीत का जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही देश की अर्थव्यवस्था पर एक के बाद एक कई झटके लगे। ये वो दौर था जब भारत की आर्थिक नींव बुरी तरह से हिलने लगी थी। सबसे पहला और बड़ा झटका था बांग्लादेश संकट। युद्ध की वजह से करीब करीब 80 लाख शरणार्थी भारत आ गए। अब इतने सारे लोगों को सहारा देने का जो बोझ था, वो हमारी पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर आ पड़ा। और ऊपर से पाकिस्तान के साथ युद्ध के खर्च ने हालात को और बिगाड़ दिया। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को मदद देना बंद कर दिया और उसी समय दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं। इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ा। 1973 आते आते महंगाई दर 23% पर पहुंच गई। मतलब चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे। और ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही साल 1974 में महंगाई का ये आंकड़ा 30% को भी पार कर गया। जरा सोचकर देखिए, एक साल के अंदर अंदर घर चलाने का खर्चा करीब करीब 1/3 बढ़ गया। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा था और गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा था। मतलब हर तरफ से बुरी खबरें आ रही थीं। एक तो फैक्ट्रियों का काम धंधा चौपट था, बेरोजगारी आसमान छू रही थी, ऊपर से सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। और तो और मॉनसून ने भी धोखा दे दिया, जिससे खेती किसानी की कमर टूट गई। हर तरफ से बस निराशा और बेचैनी का ही माहौल था। जब पेट खाली होता है और जेब में पैसा नहीं होता, तो गुस्सा सड़कों पर आता ही है। इस आर्थिक तबाही के खिलाफ सबसे पहली और बुलंद आवाज उठाई देश के छात्रों ने। और बस यहीं से शुरू हुआ जन असंतोष का एक बिल्कुल नया अध्याय। 1974 में देश के दो कोनों से, गुजरात और बिहार से, एक ही आवाज उठी। ये आवाज थी छात्रों की। गुजरात में विरोध इतना जबरदस्त था कि सरकार को झुकना पड़ा और चुनाव में कांग्रेस हार गई। ये इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ी राजनीतिक हार थी। वहीं बिहार में छात्रों ने आंदोलन की कमान एक ऐसे नेता को सौंप दी जिसने इस आंदोलन को पूरे देश का मुद्दा बना दिया, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे। जेपी ने इस आंदोलन को एक नया और बहुत बड़ा मकसद दिया। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ सरकार नहीं बदलनी, हमें चाहिए संपूर्ण क्रांति। इसका मतलब था समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति हर स्तर पर एक बुनियादी बदलाव। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को एक सीधी चुनौती थी जिसका लक्ष्य था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना।
अब छात्रों के साथ साथ देश के मजदूर भी इस लड़ाई में कूद पड़े। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई, जिसने एक तरह से पूरे देश की रफ्तार ही रोक दी। सरकार ने इसे अपनी सत्ता के लिए सीधी चुनौती माना और बहुत ही बेरहमी से इस हड़ताल को कुचल दिया। हजारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब टकराव बिल्कुल आमने सामने का हो चुका था। तो एक तरफ तो सड़कों पर यह घमासान मचा हुआ था और दूसरी तरफ एक और जंग चल रही थी, और वो जंग लड़ी जा रही थी अदालतों में। ये लड़ाई थी सरकार और न्यायपालिका के बीच, और यहां दांव पर लगा था खुद संविधान का भविष्य। टकराव 3 बड़े सवालों पर था। पहला, क्या संसद नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन सकती है? दूसरा, क्या वो संपत्ति के अधिकार को कम कर सकती है? और तीसरा, क्या सरकार की नीतियां मौलिक अधिकारों से ऊपर हो सकती हैं? तीनों बार सुप्रीम कोर्ट का जवाब एक ही था, नहीं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद संविधान से ऊपर नहीं है। और ये टकराव अपने चरम पर पहुंचा केशवानंद भारती केस में। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे यानी उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये न्यायपालिका की तरफ से खींची गई एक लक्ष्मण रेखा थी, जिसे सरकार पार नहीं कर सकती थी। अदालत में मिली इस हार से सरकार शायद बौखला गई और उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने लोकतंत्र के जानकारों को हिलाकर रख दिया। 3 सबसे सीनियर जजों को नजरअंदाज करके न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। संदेश साफ था, जो जज सरकार के खिलाफ फैसला देंगे उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार को अब एक ऐसी न्यायपालिका चाहिए थी जो उसके हिसाब से चले। तो अब तस्वीर साफ हो रही थी। आर्थिक संकट, सड़कों पर बढ़ता गुस्सा और अदालतों से टकराव। तूफान के लिए सारी हवाएं बन चुकी थीं। बस एक आखिरी चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी गिरी एक अदालती फैसले के रूप में, जिसने भारत को सीधे आपातकाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और फिर अगले 13 दिनों में सब कुछ बहुत तेजी से बदल गया। 12 जून इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला आता है जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर देता है। फिर 24 जून सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई खास राहत नहीं मिलती, और फिर 25 जून विपक्ष दिल्ली में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर एक बहुत बड़ी रैली करता है, और उसी रात सरकार इमरजेंसी का ऐलान कर देती है। 25 जून की उसी रैली में जेपी ने एक ऐसी अपील की जिसे सरकार ने अपने खिलाफ विद्रोह का खुला ऐलान माना। उन्होंने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे सरकार के अनैतिक और अवैध आदेशों का पालन न करें। विपक्ष के लिए ये सविनय अवज्ञा का एक तरीका था, लेकिन सरकार ने इसे देशद्रोह बताकर कहा कि देश की एकता और सुरक्षा खतरे में है। और बस आपातकाल लगा दिया गया। रातों रात एक ही झटके में विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था, एक ऐसा अध्याय जिसकी विरासत पर आज भी बहस होती है। आपातकाल के उस दौर ने भारतीय राजनीति पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है जो आज तक महसूस की जाती है। इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए और इससे हमें क्या सबक मिले, ये आज भी हमारी राजनीतिक बहस का एक बहुत अहम हिस्सा है। और ये दौर आज भी हमें कुछ बहुत ज़रूरी सवालों के साथ छोड़ जाता है। आखिर इमरजेंसी लगाई ही क्यों गई? क्या ये सच में ज़रूरी थी, या फिर ये सिर्फ सत्ता बचाने का एक तरीका था? लोकतंत्र ने उस काले अध्याय से क्या सबक सीखे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? इन सवालों के जवाब खोजना आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना कल था।